ओके, यूनिट 5 के हम लोग कुछ टॉपिक्स को रिवाइज भी कर रहे थे और कुछ एमसीक्यूज भी कर रहे थे। और कल जो हम लोग कर रहे थे रिलक्टेंस मोटर्स का, मैंने आपको वर्किंग थोड़ा सा बताया था, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, क्योंकि पूरा डिटेल में पढ़ाना तो संभव नहीं है, तो थोड़ा सा बताया था ना आप लोगों को। और कुछ इसके एमसीक्यूज हम लोग कर रहे थे और कुछ बीच में थोड़ा सा नेट का डिस्टर्बेंस हो गया था। क्वेश्चन शायद मेरे ख्याल से ये स्पेस, हाँ ये वाला चल रहा था क्वेश्चन। तो 7 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे इसके। तो बात के क्वेश्चन जो है वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसमें से जो 7 क्वेश्चन है लिखा है इसमें, द स्पेस एंगल थीटा इज मेजर्ड बिटवीन द स्ट्रेट डायरेक्ट्रिक्स एंड तो ये इसमें जो था आपका, तो इसमें रोटर लॉन्ग एक्सिस था, मैं आपको बता भी रहा था इसमें कि जैसे कि आपका दो वाइंडिंग्स होंगे इसमें। मान लीजिए आपका ये इस तरह से कुछ ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, और इधर आपको मान लेते हैं ये आपकी मेन वाइंडिंग है। ये कुछ इस तरह से, ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग और ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग का डैश, ये मेन वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग का डैश, इस तरह से कुछ ही रहते हैं, ठीक है। और ये आपकी जो मेन वाइंडिंग के अक्रॉस होती है ये आपकी डायरेक्ट एक्सिस होगी एक्सडी, और इधर आपकी होगी एक्स क्यू, पोटेंशियल एक्सिस। तो जो आपका ये पूछा है थीटा आर स्पेस एंगल, तो दिस विल बी मेजर्ड बिटवीन द रोटर एक्सिस। ये कुछ आपका इस तरह से रोटर एक्सिस होगा, ठीक है। तो इस रोटर एक्सिस के बीच में होगा, हालांकि एंगल भी आपका 90 डिग्री ही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा दैट विल बी द रोटर लॉन्ग एक्सिस। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, रोटर लॉन्ग एक्सिस। नेक्स्ट है आपका द रिलक्टेंस ऑफर्ड टू द स्टेटर फ्लक्स बाय टू the reluctance offered to the stator flux by two very large air gap in series with high permeability iron reluctance machine is maximum when the space angle theta r। तो थीटा मैक्सिमम कब होगा, ये मैंने बताया था आप लोगों को कल भी, इसी क्वेश्चन का हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें ये था कि जब 90 डिग्री एंगल होगा आपका, ठीक है, उस केस में ही जो आपका थीटा है वो मैक्सिमम होगा। 90 डिग्री पे जो आपका थीटा है वो आपका मैक्सिमम होगा, ठीक है। यही कल मैंने आपको बताया था कि जो बता रहा था आप लोगों को, जो स्पेस एंगल थीटा आर है, जो इन दोनों के बीच का जो एंगल आपका 90 डिग्री होगा, उसी टाइम मैक्सिमम की जो पोल्स होते हैं स्टेटर के, ठीक है, इन पोल्स के एग्जैक्टली, जैसे मान लीजिए आपकी ये 2 पोल मोटर है, ठीक है, ये पोल 1 है पोल 2 है, तो आपका जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक ये आपका 180 डिग्री होगा। तो मैक्सिमम स्पेस एंगल कब होगा, थीटा आर, जब आपका ये 90 डिग्री एंगल होगा, थीटा आर, ठीक है। इसी टाइम पे आपका जो मैक्सिमम स्पेस एंगल है वो मैक्सिमम होगा यहाँ पे, ठीक है। दैट इज 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका द रिलक्टेंस ऑफर्ड टू द स्टेटर फ्लक्स बाय टू स्मॉल एयर गैप्स इन सीरीज विद हाई प्रोबेबिलिटी इन रिलक्टेंस मशीन इज मिनिमम व्हेन द एंगल इज। तो मिनिमम कब होगा, अगर मैक्सिमम 90 डिग्री पे है, ठीक है, तो मिनिमम कब होगा, एयर गैप मिनिमम कब होगा, जो आपका एयर गैप है, एयर गैप का जो अगर आप जो रोटर स्टेटर का जो रोटर, अगर आपका स्टेटर जो आपका 2 पोल है, ठीक है, तो इस केस में जो एयर गैप है रोटर के पोल और स्टेटर के पोल के बीच का, तो ये यहाँ पे 0 डिग्री अगर एंगल है तो मिनिमम होगा। जैसे ही आप इसको रोटेट करके इस साइड में करेंगे तो एयर गैप मैक्सिमम होगा, जो मैक्सिमम एयर गैप है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा रहेगा। तो आप ध्यान रखिएगा इसको कि 90 डिग्री पे मैक्सिमम एयर गैप और 0 डिग्री पे ये आपका मिनिमम एयर गैप, ठीक है। ये रहेगा इस तरह से, यानी कि इसका आंसर होगा 0 डिग्री। मैक्सिमम होगा 90 डिग्री पे और मिनिमम होगा आपका 0 डिग्री पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द वेरिएशन ऑफ रिलक्टेंस, द वेरिएशन ऑफ रिलक्टेंस RL with space angle theta r depends on the space of, depends upon the space of, तो स्टेटर पोल्स नहीं होगा, रोटर पोल्स ये भी नहीं होगा, स्टेटर ऑन रोटर पोल्स नहीं, तो ये दोनों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। दैट डिपेंड ऑन द बोथ स्टेटर एंड रोटर पोल्स, ठीक है। स्पेस एंगल थीटा आर दोनों पे ही डिपेंड करेगा, बोथ स्टेटर एंड रोटर पोल्स। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था यहाँ पे, ठीक है, इस क्वेश्चन में कि स्टेटर रोटर पोल्स दोनों पे डिपेंड करेगा। मान लीजिए अगर यहाँ पे एक और पोल मैं अगर यहाँ पे स्पेस लगाता हूँ, ठीक है, तो जो स्पेस एंगल है वो डिपेंड करेगा आपका नंबर ऑफ स्टेटर के पोल्स पे भी। अगर आपके रोटर के पोल्स भी अगर आपके इंक्रीज करते हैं तो उस पर भी आपका डिपेंड करेगा, जो थीटा आर है ये आपका मिनिमम हो जाएगा। तो इस तरह से जो रोटर और स्टेटर दोनों ही पोल्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। एक मिनट,
ओके। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि स्टेटर रोटर दोनों ही पोल्स पे ये आपका जो थीटा आर स्पेस एंगल है ये डिपेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, द रिलक्टेंस मोटर कैन प्रोड्यूस टॉर्क एट एनी स्पीड लेस देन सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। एनी स्पीड लेस देन सिंक्रोनस स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड ओनली, एनी स्पीड ग्रेटर देन एंड सिंक्रोनस स्पीड। तो इसका जो आंसर होगा एनी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड ओनली। जो रिलक्टेंस मोटर है ये टॉर्क सिर्फ और सिर्फ सिंक्रोनस स्पीड पे ही आपकी प्रोड्यूस करेगी। इसकी वजह ये है कि जब तक आपका जो रिलक्टेंस मोटर है जब तक सिंक्रोनाइज नहीं होगा, ठीक है, बिफोर सिंक्रोनाइजेशन, ये मैंने आप लोगों को क्वेश्चन जब मैंने आपको समझाया था तो उसमें बताया था मैंने आप लोगों को कि इनिशियली जब आपकी मोटर रिलक्टेंस मोटर स्टार्ट होगी तो एज ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट, सॉरी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट होती है, ठीक है। जो उसके केज बार हैं और उसके एंड रिंग्स हैं वो एज ए इंडक्शन मोटर स्टार्ट होगी, ठीक है। उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा जो आपके रोटर बार्स थे, तो ये दिखा दो मैंने आप लोगों को। ये आपके जो कंडक्टर्स हैं इनमें ईएमएफ इंड्यूस होगा और एंड रिंग शॉर्ट सर्किटेड है तो इसमें करंट फ्लो करेगी। इसकी वजह से जो रोटर का आरएमएफ और स्टेटर का जो आरएमएफ होगा उसकी जो इंटरेक्शन की वजह से जो आपका रोटर है वो स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो इनिशियली ये एज ए इंडक्शन मोटर वर्क करेगा, ठीक है। उस टाइम पे जो रिलक्टेंस टॉर्क है वो जनरेट नहीं होगा, ठीक है। मतलब उस टाइम जो मोटर है उसको हम रिलक्टेंस मोटर नहीं करेंगे। रिलक्टेंस मोटर तभी कही जाएगी जब आपकी मोटर सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करेगी, ठीक है। इसी वजह से इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट विल बी सिंक्रोनस स्पीड ओनली। और इसका फॉर्मूला भी है, थोड़ा सा लंबा है, उसको आपके हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो उसको लिख सकते हैं। जो टॉर्क है दैट विल डिपेंड अपॉन, इसका फॉर्मूला है -1/4 पाई मैक्स स्क्वायर आर एल क्यू माइनस आर एल डी, मतलब डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस अपॉन क्वाड्रेचर एक्सिस लीकेज रिएक्टेंस इनटू 1/2, कुछ इस तरह से रहेगा, साइन -2 डेल, ठीक है। इस तरह से ये इसका टॉर्क इक्वेशन होगी। और ये कब काम करेगा, व्हेन ओमेगा इज सिंक्रोनस स्पीड। ये फॉर्मूला तभी वर्क करेगा जब आपका जो मोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करेगी, क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करने के बाद ही जो आपकी मैग्नेटिक कपलिंग है, जो मैंने बताया था आप लोगों को, जो रोटर के जो पोल्स हैं, ये जो रोटर के जो पोल्स हैं, इनकी पोल्स की मैग्नेटिक कपलिंग जब होगी आपकी स्टेटर के पोल्स के साथ, तभी आपका जो रिलक्टेंस मोटर है वो एज ए रिलक्टेंस मोटर वर्क करेगी। इसके पहले जो आपकी मोटर है वो तब तक एज ए इंडक्शन मोटर वर्क करेगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका, आप लोग समझिएगा। तो रिलक्टेंस टॉर्क तभी प्रोड्यूस होगा जब आपकी मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करेगी। अगर मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट नहीं कर रही है तो वो आपका इंडक्टिव टॉर्क होगा या इंडक्शन मोटर टॉर्क होगा, वो रिलक्टेंस मोटर टॉर्क जनरेट नहीं होगा उस टाइम पे, ठीक है। क्वेश्चन है, फॉर रिलक्टेंस मोटर द मैक्सिमम एवरेज टॉर्क अकर्स। तो मैक्सिमम एवरेज टॉर्क कब अकर होगा, जब आपका जो एंगल है, ठीक है, वो आपका 0 डिग्री होगा, सॉरी 45 डिग्री होगा, ठीक है। फॉर रिलक्टेंस मोटर द मैक्सिमम एवरेज टॉर्क अकर्स व्हेन डेल इज इक्वल टू 45। अच्छा, ये 45 कैसे है, अभी मैंने फॉर्मूला लिखाया था आप लोगों को टॉर्क का, आप पिछले फॉर्मूले से देखेंगे। ये आपका साइन 2 डेल के जो आपका साइन 2 डेल है, माइनस साइन बाहर है, तो साइन 2 डेल के प्रोपोर्शनल है। अगर आप टॉर्क को देखेंगे तो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू साइन 2 डेल। तो अगर इस फॉर्मूले से अगर आप देखेंगे तो ये मैक्सिमम कब होगा, व्हेन दैट डेल्टा इज इक्वल टू या 2 डेल इज इक्वल टू 90 डिग्री। टॉर्क इज मैक्सिमम व्हेन 2 डेल इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड डेल इक्वल टू 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पे आपका जो टॉर्क है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो ये आपका 12th क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, फॉर ए गिवन रिलक्टेंस मोटर आर एल डी एंड आर एल आई क्यू। कोई भी आपका गिवन रिलक्टेंस मोटर है तो इसमें आर एल डी और एल क्यू क्या होंगे, ये कांस्टेंट होंगे, क्योंकि जो मोटर है उसमें आपका लीकेज रिएक्टेंस डायरेक्ट एक्सिस टॉर्क और लीकेज रिएक्टेंस क्वाड्रेचर एक्सिस टॉर्क, ये दोनों ही आपके कांस्टेंट होंगे, ठीक है, वेरिंग नहीं होंगे। जीरो नहीं हो सकते, जीरो तो नहीं होंगे, जीरो होंगे तो टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ऑल ऑफ मेंशन ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट ही रहेगा आपका, ठीक है।
कौन ज्वाइन करने के लिए कह रहा है? तुम लोग यार टाइम पे आते नहीं हो, फिर तो ज्वाइन करा लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द सिंगल फेज रिएक्टेंस मशीन acts as a generator when the angle delta is when the angle delta is तो सिंपल सी बात है, अगर एंगल पॉजिटिव होगा, अब हम देखें, अगर एंगल पॉजिटिव होगा तो टॉर्क होगा आपका पॉजिटिव, अगर एंगल नेगेटिव होगा तो टॉर्क नेगेटिव होगा। टॉर्क नेगेटिव होने का मतलब, टॉर्क नेगेटिव होने का मतलब क्या है? टॉर्क नेगेटिव होने का मतलब है कि मोटर को वो टॉर्क की रिक्वायरमेंट है, आप टॉर्क को मोटर को प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। अगर टॉर्क पॉजिटिव है इसका मतलब हम जो टॉर्क है, जो लोड टॉर्क है, वो मोटर से ड्रॉ कर रहे हैं, और अगर टॉर्क नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि मोटर को टॉर्क दे रहे हैं, यानी कि मोटर को मैकेनिकल सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। इट मींस द मोटर इज एक्टिंग एज ए जनरेटर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? एक्ट एज जनरेटर व्हेन द एंगल डेल्टा इज नेगेटिव। एंगल डेल्टा नेगेटिव होगा उसी केस में आपका जो टॉर्क है, और टॉर्क इज नेगेटिव, और टॉर्क नेगेटिव होने का मतलब जो लोड टॉर्क है, या जो टॉर्क है, या जो पावर है, वो आप मोटर में इंजेक्ट कर रहे हैं, मैकेनिकल पावर मोटर में इंजेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि मोटर एज ए जनरेटर वर्क कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंगल फेज रिलक्टेंस मोटर आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन। तो किसमें यूज होते हैं सिंगल फेज रिलक्टेंस मोटर? ज्यादातर मैंने बताया था आप लोगों को, ज्यादातर जो यूज होंगे वो आपके ड्राइविंग इलेक्ट्रिकल क्लॉक्स, अभी मैंने बताया था आपको टाइमिंग डिवाइसेस में यूज होता है, अभी इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें भी जो आपका ग्राइंडर एप्लीकेशन में हम लोग यूनिवर्सल मोटर यूज करते हैं, ठीक है। आप लोग मिक्सर ग्राइंडर में, जब मैंने यूनिवर्सल मोटर्स के आपको एप्लीकेशन बताए थे तो बताया था मैंने आपको, जूसर मिक्सर ग्राइंडर जो होता है आपका, उसमें हम लोग यूनिवर्सल मोटर यूज करते हैं। ड्राइविंग इलेक्ट्रिक क्लॉक्स एंड टाइमिंग डिवाइसेस, इसमें हम लोग रिलक्टेंस मोटर यूज करेंगे। वेल्डिंग एप्लीकेशंस जो होंगे आपके, ठीक है। तो वेल्डिंग एप्लीकेशंस में तो जनरली जो मोटर यूज होती है वो आपकी स्टेपर मोटर यूज होगी। लिफ्ट एलिवेटर में हम लोग या तो स्टेपर मोटर यूज करेंगे, या फिर लीनियर इंडक्शन मोटर, या फिर आपकी जो लीनियर स्विच रिलेक्टेंस मोटर है उसको हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ड्राइविंग इलेक्ट्रिकल क्लॉक्स एंड टाइमिंग डिवाइसेस, जहाँ पे कांस्टेंट स्पीड की रिक्वायरमेंट होगी, वहां पे आपकी मोटर यूज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सैलिएंट पोल रोटर इन अ सिंगल फेज रिलक्टेंस मोटर इज रिप्लेस्ड बाय सिलेंड्रिकल रोटर, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़ा, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन कौन से इसमें ट्रू होंगे और कौन कौन से इसमें फॉल्स होंगे, ठीक है। तो क्या है इसमें? true. The reluctance offered to stator flux remain constant. The reluctance offered to stator flux remain constant for all the position. हाँ, ये तो होगा ही होगा। अगर सिलिंड्रिकल रोटर से रिप्लेस कर देंगे तो जैसे कि आपका ये आपका स्टेटर है और ये रोटर है, सिलिंड्रिकल रोटर से कर देंगे तो पूरा थ्रू आउट द एयर गैप जो है ये पॉजिटिव, ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा। एयर गैप कांस्टेंट हो जाएगा तो जो आपका स्टेटर फ्लक्स है वो थ्रू आउट द, रोटर किसी पोजीशन में हो, क्योंकि रोटर की पोजीशन यहाँ से डिफाइन ही नहीं होगी, रोटर किसी पोजीशन में जो आपका फ्लक्स है वो कांस्टेंट ही रहेगा। ये क्वेश्चन सही रहेगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट, नो रिलक्टेंस टॉर्क विल बी डेवलप्ड। भाई जब रिलक्टेंस वेरिएबल वेरिएबल है ही नहीं, रिलक्टेंस में कोई वेरिएशन नहीं है तो टॉर्क जनरेट होगा ही नहीं, इसका मतलब ये भी ठीक है, ठीक है। क्योंकि किसी भी तरह जब इसमें रिलक्टेंस में वेरिएशन कब होगा? जब इसमें आपका एयर गैप आपका नॉन यूनिफॉर्म होगा, यानी कि कुछ इसमें रिलक्टेंस जो है आपका वेरिंग होगा। जब रिलक्टेंस ही वेरिंग नहीं होगा तो टॉर्क कैसे जनरेट होगा, ठीक है। रिलक्टेंस टॉर्क विल बी डेवलप्ड, जब ये सही हो चुका है तो गलत होगा ही होगा। नेक्स्ट, रिलक्टेंस ऑफर्ड टू स्टेटर फ्लक्स चेंजेस फॉर ऑल रोटर पोजीशन, ये भी गलत है। तो ये दोनों ही के ही नेगेटिव क्वेश्चंस हैं, तो ये दोनों सही हो चुके हैं, तो ये दोनों सही नहीं हो सकते, यानी कि जो आपका आंसर बनेगा वो आपका फर्स्ट एंड सेकंड बनेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप अगर मोटर की पिक्चर को अगर माइंड में रखेंगे तो आप क्वेश्चन इस तरह के आप सही कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एप्लीकेशंस ऑफ सिंगली एक्साइटेड मैग्नेटिक सिस्टम। तो ये आपका क्वेश्चन रिलक्टेंस मोटर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसमें देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज है, इसमें आपका वर्क नहीं करता, ठीक है। एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एप्लीकेशंस ऑफ सिंगली एक्साइटेड मैग्नेटिक सिस्टम। तो रिलक्टेंस मोटर का हम लोग पढ़ रहे हैं, तो रिलक्टेंस मोटर तो होगा ही होगा इसमें, ठीक है। मूविंग एंड इंस्ट्रूमेंट्स में जनरली मैंने बताया था आप लोगों को जो मेजरिंग डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, या आपके जो टाइमिंग डिवाइसेस हैं उसमें हम लोग रिलक्टेंस मोटर ही यूज करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, इसमें भी आपकी रिलक्टेंस मोटर ही यूज होगी। तो इन सारी जगह रिलक्टेंस मोटर ही यूज होगी, ये अलग अलग तरीके से लिखा गया, इसका मतलब होगा ऑल ऑफ द मेंशन्ड जो है आपके ये ठीक होंगे, तो आंसर जो बनेगा आपका ये थर्ड बनेगा। तो आप लोग क्वेश्चन देख के कभी आप ये मत सोचिए कि एक आंसर सही हो रहा है तो आप इसी को लगा के चले आए, ठीक है। आप देखिए कि बाकी सारे क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो भी मैच कर रहे होंगे,
तो आपको ऑल ऑफ द मेंशन या ऑल ऑफ द अबव आपको आंसर करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका ये क्वेश्चन है ये हो चुके हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक मोटर के। इसके बाद जो आपका टॉपिक था वो आपका हिस्टैरिसीस मोटर। तो हम पहले हिस्टैरिसीस मोटर को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, थोड़ा उसको ब्रीफली समझेंगे कि किस तरह से किस वर्किंग प्रिंसिपल वर्क करती है। क्योंकि वर्किंग प्रिंसिपल अगर आपको किसी मोटर का समझ मतलब माइंड में रहेगा तो उसके क्वेश्चन चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो आपको लगाने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो डेफिनेशन तो सिंपल है, हिस्टैरिसीस मोटर है तो हिस्टैरिसीस लॉस पे वर्क करेगी। ठीक है, क्लियर है ये कि हिस्टैरिसीस लॉस पे वर्क करेगी। एज द हिस्टैरिसीस मोटर वर्क्स में प्रिंसिपल ऑफ हिस्टैरिसीस लॉस एंड इट इज अकर ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन डिमैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, टाइप्स जो है आपके सिलिंड्रिकल टाइप होगा, डिस्क टाइप हो सकती है, सर्कमफेरेंशियल फील्ड टाइप हो सकती है, एक्सियल फील्ड टाइप हम लोग मोटर इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन चाहे कोई सी मोटर हो, स्टेटर हो ही होगा, सिंगल फेज स्टेटर वाइंडिंग क्योंकि सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर ही हम लोग पढ़ रहे हैं तो सिंगल फेज स्टेटर वाइंडिंग होगा। रोटर मोटर है तो रोटर भी होगा, शाफ्ट आप लोड बियर करने के लिए शाफ्ट की रिक्वायरमेंट होगी। और सेडिंग कॉइल ये हो भी सकती है ये नहीं भी हो सकती है, ये ऑप्शनल है, दीज आर द ऑप्शनल। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि ये होंगे ही होंगे। ठीक है, तो साइडेड पोल हो भी सकते हैं और साइडेड पोल नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है। तो स्टेटर सिंपल सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह होगा। जैसे हमने रिलक्टेंस मोटर पढ़ा था तो उसमें जो स्टेटर का जो कंस्ट्रक्शन था सेम कंस्ट्रक्शन इसमें होगा। टू फेज टू वाइंडिंग्स यूज करेंगे हम लोग, एक ऑक्सिलरी एक मेन वाइंडिंग, और दोनों ही मैकेनिकली आपसे 90 डिग्री के डिफरेंस पे होंगी और उन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, कैपेसिटर का हम लोग यूज करेंगे इसमें। सिंपल इतना स्टेटर कंस्ट्रक्शन रहेगा इसमें। बात करते हैं रोटर की। रोटर में थोड़ा, क्योंकि रोटर का जो चेंज होगा दोनों में डिफरेंस यही है कि रिलक्टेंस मोटर में जो रोटर है वो टूथ रोटर हम लोग रोटर यूज करते हैं और उसमें लो रिलक्टेंस पाथ को हमेशा रोटर फॉलो करता रहता है जिस वजह से आपकी मोटर जो है वो रोटेट होती रहती है और सिंक्रोनस स्पीड रोटेट होती है। हिस्टैरिसीस मोटर में क्या होगा कि हम लोग इसमें हाईली मैग्नेटिक मटेरियल का रोटर यूज करते हैं, जिसको क्या है कि हम उसको एक बार मैग्नेटाइज कर दें तो वो जल्दी डिमैग्नेटाइज ना हो, मतलब ऐसा मटेरियल हम लोग इसमें यूज करेंगे जो जल्दी डिमैग्नेटाइज ना हो, जिसका हिस्टैरिसीस लूप का जो एरिया है वो काफी ज्यादा हो, कि हम उसको एक बार मैग्नेटाइज कर दें तो वो एज ए परमानेंट मैग्नेट आपका वर्क करते रहना चाहिए जब तक कि हम उसमें सप्लाई देते रहते हैं तब तक। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट से फ्लो होगा। रोटर of hysteresis motor is made of magnetic material that has high hysteresis loss properly. Example of this type of material is chrome, cobalt steel, alnico or alloys. Hysteresis loss becomes high due to large area of hysteresis loop. The rotor does not carry any winding or teeth, मतलब किसी तरह winding नहीं होगी इसमें, नहीं कोई teeth होंगे. The magnetic cylindrical portion of the rotor is assembled over the shaft through arbor of non-magnetic material like brass. Rotor is provided with high resistance to reduce the eddy current losses. ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन होगा। ये आपकी कुछ शाफ्ट होगी, उसके ऊपर आपका ये हाईली मैग्नेटिक मटेरियल होगा कि जिसको हम एक बार सप्लाई देके मैग्नेटाइज कर दें तो वो जल्दी डिमैग्नेटाइज ना हो। ठीक है, अब इसका ये कुछ इस तरह से आप देखेंगे। अगर आपकी ये वाइंडिंग है, अगर ये मेन वाइंडिंग है और आपकी ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग हो जाएगी। ठीक है, ये आपका रोटर की शाफ्ट है और ये आपका हिस्टैरिसीस रिंग है। जो हिस्टैरिसीस रिंग आपका एक तरह अगर आप इसमें सप्लाई देंगे, मतलब इसमें एक बार इसको मैग्नेटाइज कर देंगे तो ये मैग्नेटाइजेशन इसका बना रहेगा। ठीक है, ये आपकी एल्यूमिनियम आर्मर है, जो आपका एल्यूमिनियम, चूंकि एल्यूमिनियम मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होता, जल्दी मैग्नेटाइज भी नहीं होता, तो इसलिए ये एज ए शाफ्ट वर्क करता है, जिसकी वजह से इसमें जो हिस्टैरिसीस लॉस है उसको कम करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। कुछ इस तरह से आप देखेंगे एक्चुअल कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से रहेगा आपका। ये सिंपल आपकी आपने देखा होगा जो आपका जो टेबल फैन होता है या जो हम लोग फराटा वाला फैन यूज करते हैं उसकी मोटर की जो वाइंडिंग होती है वो कुछ इसी तरह से होती है। उसके अंदर इस तरह का आपका जो रोटर है, आपको इस तरह से रोटर आपको दिखाई देगा, उसके अंदर उसके रोटर में कोई वाइंडिंग नहीं होगी, सिंपल आपको मैग्नेटिक मटेरियल का रोटर होना होगा और जैसे ही आप उसमें सप्लाई देंगे ये आपको मैग्नेटाइज हो जाएगा और मैग्नेटाइज होने के बाद साउथ और नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएंगे। वो साउथ और नॉर्थ पोल स्टेटर के नॉर्थ और साउथ पोल से ऑटोमेटिकली कपल हो जाएंगे और मोटर आपकी सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करती रहेगी। इसी प्रिंसिपल पे आपका जो हिस्टैरिसीस मोटर है ये वर्क करता है। ठीक है, ये स्टेटर वाइंडिंग है, ये स्टेटर है, ये फ्रेम है, ये अंदर आपकी जो देख रहे हैं आपको जो स्टेटर की कोर है जिसपे वाइंडिंग आपकी इस तरह से ये बनाई गई है। ठीक है, आप देखेंगे ये हिस्टैरिसीस रोटर है जो आपको दिख रहा है इस तरह से सिलिंड्रिकल टाइप। ये यहाँ पे अंदर आप देखेंगे ये जो है आपका ये बियरिंग है, ये सब बियरिंग सभी ने देखा होगा। दूसरा आपका ये एंड सील्ड है जो आपको इसको लॉक करके रखती है ताकि कोई भी मतलब डस्ट पार्टिकल या और मतलब आउटसाइड पार्टिकल इसके कितना चलना चले जाए, इसकी वजह से आपका जो रोटर है वो कहीं ज्यादा घिस के खराब ना हो जाए, तो इसलिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इस तरह से लूप रहेगा इसका, क्योंकि लूप जो है आपका ये काफी ज्यादा रहेगा जिसकी वजह से जो इसका एरिया है आपने इसको एक बार मैग्नेटाइज कर दिया
तो सप्लाई चूंकि चेंज होती है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, आप देखेंगे तो सप्लाई चेंज होने के बाद ये जल्दी डिमेग्नेटाइज नहीं होता। तो एक बार अगर आपने इसको मैग्नेटाइज किया तो इसकी जो रोटर के जो पोल्स हैं वो ऑटोमेटिकली इसमें कपल हो जाएंगे। जो वर्किंग है वो कुछ इसी तरह की है कि जैसे मान लीजिए आपका ये स्टेटर है, इसमें आपका ये नॉर्थ और ये साउथ पोल बन रहा है, ठीक है, और ये रोटर आपका हाईली मैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है। तो जब इसके अंदर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जब इसके अंदर इस तरह से ये फ्लो करेंगी, ठीक है, इस तरह से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस फ्लो करेंगी, ठीक है, कुछ इस तरह से आपकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आपकी कुछ इस तरह से ये आपकी फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी यहाँ पे ये साउथ पोल जनरेट हो जाएगा, इसके अंदर यहाँ पे ये आपको साउथ पोल, इधर इधर आपका ये साउथ पोल जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे ये नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ये साउथ इस नॉर्थ के साथ मैग्नेटिक कपल हो जाएगा, ये नॉर्थ इस साउथ का मैग्नेटिक कपल हो जाएगा। चूंकि ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी वजह से आपका जो रोटर है ये भी रोटेट होना शुरू कर देगा, रोटेट होना ये स्टार्ट कर देगा। और ये सिंक्रोनस स्पीड पे जिस स्पीड पे आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट हो रहा है आरएमएफ, ठीक है, उसी स्पीड पे आपका जो रोटर है ये रोटेट होने लगेगा। इसी वजह से हम इसको सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर कहते हैं, क्योंकि सिंगल स्पीड रोटेट करेगा। ये वर्किंग प्रिंसिपल आपका इसमें लिखा हुआ है, व्हेन द स्टेटर इज एनर्जाइज्ड विद सिंगल फेज एसी सप्लाई, the rotating magnetic field is produced in the stator. To maintain rotating magnetic field, the main and auxiliary winding must be supplied continuously at a start as well as running condition by at the starting by the induction phenomena. तो starting इसकी भी इंडक्शन मोटर की तरह होगी, स्टार्टिंग इसके अंदर भी इंडक्शन मोटर की तरह। अब इसमें कोई, अब आपने देख रहे होंगे कि इसमें कोई केज वायर्स या एंड रिंग्स तो लगे नहीं है, तो इसमें इंडक्शन प्रोसेस होगा कहाँ पे? तो इसका जो रोटर है ये रोटर ऑटोमेटिकली क्या कहते हैं, ये लेमिनेटेड नहीं रहता, रोटर आपका ये लेमिनेटेड नहीं रहेगा। तो इसमें जब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जब इसके अंदर से फ्लो करेंगी, फ्लक्स लिंक करेगा, तो इसके अंदर एडी करंट्स फ्लो होने लगेंगी। एडी करंट्स की वजह से, और चूंकि ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट एक कोर का है, तो काफी अच्छी मात्रा में इसमें एडी करंट्स फ्लो होंगे। और वो एडी करंट्स क्या करेंगे, इसके अंदर जो जो ये जो चेंजिंग फ्लक्स है इसको अपोज करेंगी, और इसकी वजह से जो रोटर है आपका ये रोटर होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही रोटर रोटेट होना स्टार्ट होगा, स्टार्ट होते होते जब सिंक्रोनस स्पीड के नजदीक पहुंचेगा, फिर आपका ये नॉर्थ को और साउथ को अपने तरफ खींच लेगा, और इस साउथ नॉर्थ की तरफ खींच के मैग्नेटिक कपल कर लेगा, और जो रोटर है आपकी मोटर जो आपकी रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगी। At the starting, by induction phenomena, secondary voltage is induced in rotor by stator torquing rotating magnetic field. Hence, the steady current is generated to flow in stator, and it develops rotor. The eddy current torque is developed along the hysteresis torque in the rotor. Hysteresis torque in the rotor develops at the rotating magnetic materials in which hysteresis loss प्रॉपर्टी एंड हाई रिटेंटिविटी। क्योंकि जो रिटेंटिविटी है, ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि रिटेंटिविटी ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। तो हिस्टेरेसिस मोटर में जो रोटर है, रिटेंटिविटी का मतलब क्या है? रिटेंटिविटी को अगर हम इसको ब्रेक करें, इसका मतलब होता है कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसको कितनी देर तक वो रिटेन कर सकता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कितनी देर तक वो मटेरियल रिटेन कर सकता है, दैट इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। तो रिटेंटिविटी काफी ज्यादा होनी चाहिए रोटर की, उसी वजह से जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसको रिटेन कर पाएगा। द रोटर गोज अंडर द सेल्फ फ्रीक्वेंसी before going to steady state running condition. So it can be said when the rotor starts rotate with help of the eddy currents torque due to induction phenomena, it behaves like a single phase induction motor. At a steady state running condition, when the speed of rotor reaches near about the synchronous speed, the stator pulls the rotor. Pulls मतलब मैंने बताया था आप लोगों को कि नॉर्थ पोल साउथ पोल को अपने पुल करेगा और साउथ इस नॉर्थ को अपने पुल करेगा। पुल करने के बाद क्या होगा, ये आपस में मैग्नेटिकली कपल हो जाएंगे। At the condition of synchronism, the relative motion between the stator field and rotor field vanishes. क्योंकि जब मैग्नेटिक कपलिंग हो जाएगी तो फिर एडी करंट्स ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर जो एडी करंट लॉस हो रहा था वो भी खत्म हो जाएगा, वो कुछ समय के लिए होगा। Hence, no eddy current to generate in the rotor. Thus, the torque due to eddy current is vanishes. Vanishes मतलब खत्म हो जाएगा। At the time of rotation at synchronous speed, the rotating magnetic field flux in the stator produces poles on the rotor by induction. समझ रहे? यही मैंने बताया था आपको, रोटर में पोल्स को प्रोड्यूस करेगा। They are named as a north and south poles. Thus the rotor behaves as a permanent magnet. तो इस टाइम पे क्या होगा कि जो रोटर है वो आपका एज ए परमानेंट मैग्नेट वर्क करने लगेगा, ठीक है। behaves as a permanent magnet having rotor axis as its induced magnetic axis. For high residual mechanism the retentivity, the rotor poles strength remains sustainable or unchanged. क्योंकि रिटेंटिविटी काफी ज्यादा रहेगी, इस वजह से जो आपके रोटर की जो पोजीशन है, जो पोल्स हैं वो अनचेंज रहेंगे। अगेन हायर रिटेंटिविटी, हायर इज द हिस्टेरेसिस टॉर्क।
एंड हिस्टेरेसिस टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रोटर स्पीड ऑलवेज। तो रोटर की स्पीड से कोई मतलब ही नहीं है इसका, है ना। बस ये है कि सिंक्रोनस स्पीड रोटेट करता रहेगा तभी आपका जो टॉर्क है वो आपका बनता रहेगा। हाई रिटेंटिविटी enables the continuous magnetic locking between the stator and the rotor, thus the motor rotates at synchronous speed। ठीक है। the maximum work done to establish the hysteresis loss under the magnetization। तो ये बीएच का बाकी थ्योरी आप लोग समझ ही लेंगे इसमें। तो इस तरह से जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, नॉर्थ यहाँ पे साउथ जनरेट करेगा और साउथ यहाँ पे नॉर्थ जनरेट करेगा। इस वजह से आपका जो रोटर है ये रोटेट होना शुरू कर देगा, ये आपका इस तरह से ये रोटेट होगा। देयर इज नो स्लिप एट द स्टेडी स्टेट रनिंग कंडीशन, ओनली हिस्टेरेसिस टॉर्क इज प्रेजेंट टू कीप द रोटर रनिंग एट द सिंक्रोनस स्पीड एंड इट्स बिहेव लाइक ए सिंक्रोनस मोटर। तो एक तरीके से सिंक्रोनस मोटर की तरह वर्क करेगा ये। अभी हम लोगों ने जो डीसी सिंक्रोनस मोटर ब्रिटल डीसी मोटर का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वही कॉन्सेप्ट सेम आज इसमें वर्क करेगा कि आप मान लेंगे कि जो रोटर है वो आपको परमानेंट मैग्नेट का बना हुआ आप उसको मान सकते हैं। तो ये डेल्टा एन जो है आपका ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। तो क्या वो जो रोटर रोटेट होगा क्योंकि जो आरएमएफ है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो इसके बीच में कुछ ना कुछ इसमें बीच में डिफरेंस रहेगा। ठीक है, तो जो डिफरेंस रहेगा एंगुलर दैट इज डेल्टा एन। ठीक है, तो इसको आप समझ जाएंगे, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसके बाद आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक तो आप लोग देख ही लेंगे इसकी, एडवांटेज डिसएडवांटेज वाला पढ़ लीजिएगा। इसमें हम लोग इसके कुछ एमसीक्यूज हैं उसको हम लोग लगा लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, वही कि ज्यादा लोड नहीं बियर कर सकता ये, पुअर आउटपुट, मतलब बहुत ज्यादा लोड बियर करेगा तो ये डिसिंक्रोनाइज हो जाएगा क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन जो मैग्नेटिक कपलिंग है वो तो स्ट्रांग नहीं रहती इन दोनों बीच में। एफिशिएंसी कम रहेगी, टॉर्क कम रहेगा, लो पावर फैक्टर रहेगा। दिस टाइप ऑफ मोटर इज अवेलेबल इन वेरी स्मॉल साइज ओनली। एप्लीकेशंस क्या क्या होंगे, तो साउंड प्रोड्यूसिंग इक्विपमेंट जो है आपके वहां यूज होता है, जैसे आपका जो माइक्रोफोन्स होते हैं बड़े बड़े उसमें आपका जो हिस्टेरेसिस मोटर हम लोग यूज करते हैं। साउंड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहां पे यूज होता है। हाई क्वालिटी रिकॉर्ड प्लेयर्स जो होते हैं जैसे कि सीडी क्या कहते हैं लैपटॉप के जो डीवीडी प्लेयर्स या सीडी प्लेयर्स होते हैं उनमें ज्यादा यूज होता है। टाइमिंग डिवाइसेस में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं जहां मतलब कांस्टेंट स्पीड की रिक्वायरमेंट हो, जहां बहुत ज्यादा टॉर्क की जरूरत ना हो, ज्यादा लोड बियर ना करना हो, वहां पर यूज हो सकता है। इलेक्ट्रिक क्लॉक्स में यूज हो सकते हैं, टेली प्रिंटर्स जो होते हैं वहां यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो एडवांटेजेस देख लेते हैं। एज नो टीथ एंड नो वाइंडिंग रोटर, नो मैकेनिकल वाइब्रेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द ऑपरेशन। तो ये एडवांटेजेस हैं इसके। इट ऑपरेशंस इज क्वाइट एंड नॉइसलेस, देयर इज नो वाइब्रेशन, इट इज सुटेबल टू एक्सेलरेट इनर्शियल लोड एंड मल्टी स्पीड ऑपरेशन कैन बी अचीव्ड बाय एम्प्लॉइंग गियर ट्रेन। तो गियर ट्रेन का ज्यादा हम इसमें यूज नहीं करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा हाई लोड ये बियर नहीं कर सकती मोटर। तो इस तरह से जो हिस्टेरेसिस मोटर है इसको हमने समझा। अब कुछ एमसीक्यूज लगा लेते हैं इसके, जैसे कि इन हिस्टेरेसिस मोटर द रोटर हैज हिस्टेरेसिस लॉस। इन hysteresis motor the rotor has high hysteresis loss, high retentivity, is made of chrome steel, should have all of the above features। तो इसमें high hysteresis loss होना चाहिए, retentivity का मैं जिक्र कर रहा था तो retentivity भी चाहिए इसमें। क्रोम स्टील, तो क्रोम स्टील में ही ये सारी क्वालिटीज होती हैं दोनों, हिस्टेरेसिस लॉस ज्यादा होगा, रिटेंटिविटी ज्यादा होगी, तो ये क्रोम स्टील में होगी तो दोनों ही होंगे। तो शुड हैव ऑल ऑफ द अबव फीचर्स, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, the direction of rotation of a hysteresis motor is determined by the retentivity of the rotor material, no, retentivity क्लियर देना, amount of hysteresis loss, no, permeability of rotor material, no, position of shaded pole with respect to the main pole, ये होगा आंसर इसका। क्योंकि रिटेंटिविटी परमेबिलिटी या हिस्टेरेसिस लॉस से क्या मतलब है इसका, ये तो रोटर की प्रॉपर्टीज हैं। और डायरेक्शन कौन डिफाइन करेगा, जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसको कौन डायरेक्शन करेगा, जो शेडेड पोल है मेन पोल का उस पर डिपेंड करेगा, या जो आपका ऑक्सिलरी पोल्स के जो कनेक्शंस हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग के वो डिपेंड करते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में आपकी जो मोटर है वो रोटेट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका इन ए स्प्लिट फेज मोटर द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स फॉर स्टार्टिंग वाइंडिंग so that for running winding is। ठीक है, तो in a split phase motor the ratio of number of turns for starting winding to the running winding, तो number of turns जो है आपके वो कितना होगा आपका, पहले क्या है इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग हमेशा कम रहेंगे, स्टार्टिंग वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो आपके हमेशा कम रहेंगे। ठीक है, ये कम होंगे लेस देन, और रनिंग वाइंडिंग में ये मोर होंगे। ठीक है, जो मेन वाइंडिंग है उसमें ज्यादा होंगे, तो जो रेशियो है वो आपका हमेशा लेस देन 1 होगा। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं। ठीक है, और मेन वाइंडिंग में या जो आपकी रनिंग वाइंडिंग है तो नंबर ऑफ टर्न्स हमेशा ज्यादा होंगे, तो ये ज्यादा होंगे और ये कम होंगे, तो जो रेशियो है स्टार्टिंग टू रनिंग ये हमेशा ही लेस देन 1 होगा। ये अब देख लीजिए क्वेश्चन, इसको रटिएगा मत। अगर रनिंग ऊपर है और स्टार्टिंग पहले, अगर लिखा होता है कि नंबर ऑफ टर्न्स
और रनिंग वाइंडिंग टू द स्टार्टिंग वाइंडिंग, तो आपको मोर देन बना था, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि कौन सा पहले आ रहा है। तो आप लोग रटिए मत, अभी समझिए कि स्टार्टिंग वाइंडिंग में हमेशा ही नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे, रनिंग वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे। तो आप इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है, हो सकता है इस क्वेश्चन का पलट के दे दिया आपके एग्जाम में। तो मोटर यूज फॉर कंप्रेसर यूज, तो कंप्रेसर में हम लोग जो मोटर यूज करते हैं, ठीक है। तो कंप्रेसर में मोटर कौन सी मोटर यूज करेंगे, डीसी सीरीज मोटर, सेटेड पोल मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, या रिलक्टेंस मोटर। तो आप हमेशा इसको क्वेश्चन रटिएगा मत कि रिलक्टेंस मोटर या हिस्टैरिसीस मोटर आपका जो टॉपिक है वो चल रहा है तो वही मोटर यूज होगी, ऐसा नहीं है। कंप्रेसर में हम लोग जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूज करते हैं, जनरली जो एसी होता है या फ्रिज होता है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूज होता है। और आपकी जो मोटर होती है वो वही मोटर होती है जो हम लोग पंखे में यूज करते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, यही मोटर होती है। तो कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर हम लोग जनरली सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होती है, नॉर्मल जो मोटर होती है आपकी, चाहे वो कंप्रेसर की हो, चाहे नॉर्मल फैन जो होता है उसकी मोटर हो, सीलिंग फैन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर हम लोग यूज करते हैं। तो यही इसका आंसर होगा, रटिएगा मत इसको, ठीक है। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज यूज्ड इन सिचुएशन, यूज्ड इन सिचुएशन वेयर लोड इंक्रीज्ड विद स्पीड, स्पीड के साथ अगर लोड इंक्रीज कर रहा है तब हम कौन सी मोटर इसमें यूज करेंगे, ठीक है। तो कौन सी मोटर यूज करेंगे, इंडक्शन मोटर तो यूज नहीं कर सकते, सिंक्रोनस मोटर भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर में कांस्टेंट लोड कोई बीट कर सकता है, ये हिस्टैरिसीस मोटर भी इस केस में यूज नहीं होगी। ऐसा नहीं कि हिस्टैरिसीस मोटर का टॉपिक चल रहा है तो आप लोग वही मान के चलेंगे हाँ यही होगा, ऐसा नहीं है। थ्री फेज सीरीज मोटर, थ्री फेज सीरीज मोटर, या फिर अगर इसमें ऑप्शन होता डीसी सीरीज मोटर का, तो ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है कि आंसर क्या होगा। अगर इसमें डीसी सीरीज मोटर होता तो आंसर यही होता, तो ये आंसर नहीं है, तो थ्री फेज सीरीज मोटर भी हम इसमें लगा सकते हैं। अगर ये और ये दोनों होते तब आपका आंसर यही रहता, समझ में। तो क्वेश्चन के ऑप्शंस पे भी आंसर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि आपने रट लिया कि यही हमेशा लगेगा। डीसी सीरीज मोटर आपको याद होगा कि डीसी सीरीज मोटर हम लोग यूज करते हैं जहाँ पे कांस्टेंट लोड इसके साथ में अगर आपका टॉर्क बढ़ रहा है तो ये यूज कर सकते हैं। लेकिन ये हमेशा ही ऑप्शन मिले जरूरी नहीं है, तो आपको थ्री फेज सीरीज मोटर भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हिस्टैरिसीस मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो कौन से प्रिंसिपल वर्क करेगा आपका, तो सिंपल है, हिस्टैरिसीस मोटर है तो हिस्टैरिसीस लॉस भी वर्क करेगा, ठीक है। इससे सिंपल क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। हिस्टैरिसीस मोटर है तो हिस्टैरिसीस लॉस भी वर्क करेगा। मैग्नेटाइजेशन ऑफ मोटर, नो। एडी करंट लॉस से तो स्टार्ट होता है, एडी करंट लॉस से स्टार्टिंग होती है इसकी, ठीक है, लेकिन रन नहीं करती। बॉक्स लिखा है ना, अगर लिखा होता हिस्टैरिसीस मोटर स्टार्ट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो स्टार्ट्स अगर होता तब उसमें एडी करंट लॉस लिख सकते थे इसमें, लेकिन वर्क्स लिखा है तो आप इसको हिस्टैरिसीस लॉस ही इसमें लिखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, नो, इसमें भी नहीं होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे आपकी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर वर्क करती है, ठीक है। नेक्स्ट, एज हिस्टैरिसीस मोटर आर फ्री फ्रॉम मैकेनिकल एंड मैग्नेटिक वाइब्रेशंस, therefore these are considered as a suitable for, साउंड तो इक्विपमेंट। अभी साउंड इक्विपमेंट्स को यूज करते हैं, इसको बताया था मैंने आप लोगों को, तो साउंड इक्विपमेंट से ही इसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। कुछ है क्या बैकग्राउंड में, नो, ठीक है। तो साउंड इक्विपमेंट यूज करेंगे। मिक्सर, फैंस में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूज होती है। ब्लोअर्स में हम लोग या तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूज करते हैं या फिर यूनिवर्सल मोटर हम लोग इसमें यूज कर लेते हैं। मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंडर, यूनिवर्सल मोटर यूज करेंगे। हाँ बताओ। ग्राइंडर में यूनिवर्सल मोटर यूज करते मिक्सर ग्राइंडर यूनिवर्सल मोटर यूज करते हैं। अगर इसमें अगर इस क्वेश्चन अगर पूछा जाए आपसे, अगर इसमें यूनिवर्सल मोटर है तो आप सबसे पहले ऑप्शन यही लगाएंगे। अगर ये नहीं है तो आप इसमें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर या कोई और मोटर या डीसी सीरीज मोटर या आप इसमें लगा सकते हैं। लेकिन अगर इसमें यूनिवर्सल मोटर गिवन है तो यूनिवर्सल मोटर ही यूज होती है। अगर आप देखेंगे, आप खोल के देखेंगे, मैंने तो देखा है जिस ग्राइंडर, उसकी हैं। ये वाइंडिंग सर मैंने भी देखा। वगैरह, तो उसमें क्या होता है कि जब अच्छा इसको आप फिजिकली चाहें तो उसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। आप उसको बिना पोर्ट रखे चलाइए तो उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज होगी। जब उसमें सर पोर्ट टॉर्क रखे बहुत हाई होता रखे अगर आप चलाते हैं तो उसकी वो नॉर्मल स्पीड रन करता है, लेकिन अगर उसको बिना लोड के बिना उसको चलाएंगे तो बहुत ही तेज स्पीड रन करता है। तो उसकी स्पीड जो होती है वो आपकी डिपेंड करती है और उसकी लोड पे। इसलिए हम लोग इसमें यूनिवर्सल मोटर हो तो कुछ नहीं होता यार, वो सिंपल आपकी एक मोटर है, नॉर्मल डीसी मोटर, और डीसी और एसी दोनों वर्क कर सकती है। एक तरह से वो डीसी सीरीज मोटर ही होती है। यूनिवर्सल मोटर एक तरीके से देखा जाए तो वो डीसी सीरीज मोटर ही है, जो आपका डीसी सीरीज मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल पे ही वर्क करती है। लेकिन बस ये यूनिवर्सल है तो एसी और डीसी दोनों कम कर सकती है, बस यही उसका कॉन्सेप्ट है। दो क्वेश्चन बचे हैं, तीन इसमें शायद। इन हिस्टैरिसीस मोटर द रोटर मस्ट हैव
हिस्टेरेसिस मोटर में मस्ट हैव लिखा है, तो क्या होना चाहिए? रेसिस्टिविटी होनी चाहिए? नहीं। ससेप्टिबिलिटी होनी सर ए चाहिए? होना चाहिए। नन ऑफ द एबव होना चाहिए? नहीं। रिटेंटिविटी, ये बहुत जरूरी है। रिटेंटिविटी मतलब जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है रोटर की, उसको रिटेन करने की उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए, तभी हो पाएगा। अगर रिटेंटिविटी नहीं होगी तो उसको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिटेन नहीं कर पाएगा रोटर, और वो एज ए मैग्नेट वर्क नहीं करेगा, और जब तक वो एज ए मैग्नेट वर्क नहीं करेगा तब तक हिस्टेरेसिस मोटर आपकी वर्क नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये आप लोग ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोगों ने सुबह एक पीडीएफ भेजी होगी, करीब उसमें 100 से ज्यादा क्वेश्चन होंगे, 100 सवा 100 के आसपास होंगे क्वेश्चन। आप लोग देख लीजिएगा उसको, और वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा कि काफी सारे क्वेश्चन उसमें फंस जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका 8th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, ये क्वेश्चन उसी से लिए गए, अलग से नहीं लिए गए। द रोटर ऑफ हिस्टेरेसिस मोटर इज मेड ऑफ, तो रोटर किसका होगा? एल्युमिनियम का नहीं, कास्ट आयरन नहीं, कॉपर का भी नहीं होगा, क्रोम स्टील, इसका नाम याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है आपसे। क्रोम स्टील का हिस्टेरेसिस मोटर का जो रोटर है, ये क्रोम स्टील का बना होता है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट आपका है हिस्टेरेसिस मोटर इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर हाई क्वालिटी रिकॉर्ड प्लेयर्स एंड टेप रिकॉर्डर बिकॉज, क्यों होता है ये? तो क्यों होता है देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। इट रिवॉल्व्स सिंक्रोनसली, ये हो सकता है। पहले सारे क्वेश्चन ठीक है पढ़ लेते हैं। इट इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी मैग्नेटिक और मैकेनिकल वाइब्रेशन, हाँ ये क्वेश्चन ये भी हो सकता है। इट कैन बी इजिली मैन्युफैक्चर्ड इन एक्सट्रीमली स्मॉल साइज अप टू 1 वाट आउटपुट। जब तक आप सारे ऑप्शन पढ़ ना लें तब तक आप क्वेश्चन को सीख लगाइए मत इसमें। इट कैन बी इजिली मैन्युफैक्चर्ड इन एक्सट्रीमली स्मॉल साइज ऑफ अप टू 1 वाट आउटपुट, नो ये नहीं हो सकता। इट डेवलप्स हिस्टेरेसिस टॉर्क व्हिच इज एक्सट्रीमली स्टेडी बोथ इन एम्पलीट्यूड एंड फेज, तो ये आंसर कैसे होगा? ठीक है, आपको लग रहा होगा कि शायद ये नॉट वाइब्रेशन वाला ही हो सकता है ये, इसी वजह से हम लोग टेप रिकॉर्डर या इसमें यूज करते हैं। लेकिन ये हम साउंड डिवाइसेस में यूज करते हैं, ये नॉन वाइब्रेशन वजह से साउंड डिवाइसेस में हम लोग यूज करते हैं, इस वजह से ये क्वेश्चन वहां पे सही हो सकता है। लेकिन क्योंकि हम लोग क्या कह रहे हैं इसमें, रिकॉर्ड प्लेयर्स, टेप रिकॉर्डर्स, इसकी वजह क्या है कि इट डेवलप्स हिस्टेरेसिस टॉर्क व्हिच इज एक्सट्रीमली स्टेडी इन बोथ एम्पलीट्यूड एंड फेज, तो फेज एम्पलीट्यूड दोनों ही केस में ये स्टेडी रहेगा, तो इस वजह से हम लोग उसको यूज करते हैं, तो ये आंसर इसका सही होगा। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके, क्वेश्चन इसमें नहीं अब नहीं है। क्वेश्चन लीजिएगा, बाद में भी यूनिट खत्म हो जाएगा। चार मोटर साथ इसमें आपकी, एक तो रेक्टेंगल मोटर थी, दूसरी हिस्टेरेसिस मोटर है, तीसरी शायद यूनिवर्सल मोटर होगी, और एक शायद इसमें आपके एसी सीरीज मोटर है शायद मेरे ख्याल से, नहीं रिपल्सन है, यूनिवर्सल मोटर है और रिपल्सन मोटर है। तो चारों मोटर्स हो जाएंगे तो मैं आपको इसका पीडीएफ बना के भेज दूंगा। हालांकि ये क्वेश्चंस जो है आपके, ये जो मैंने पीडीएफ आपको भेजी है उसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग अटेंडेंस बता देना भाई। आदर्श कुशवाहा, आदर्श प्रेजेंट सर। बोलते रहो अटेंडेंस भाई अपनी जल्दी जल्दी, अगला क्लास टाइम हो रहा होगा। आकाश सिंह, यस सर। आकृति मित्तल, प्रेजेंट सर। अभिषेक, अचिन जिंदल, ऐश्वर्या अरोरा, प्रेजेंट सर। आकाश कुशवाहा, ओके बेटा, आकाश कुशवाहा, अखिल भाटिया, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। सर रोल हाँ लगा दिया बेटा, आकाश कुशवाहा लगा दिया, अखिल भाटिया लगा दिया, प्रेजेंट सर। हाँ लगा दिया भाई लगा दिया। अमनदीप सिंह, प्रेजेंट सर। अंकित चौरसिया, यस सर। आशीर्वाद पांडे, आशीर्वाद, धर्मेंद्र कुमार, ध्रुव भारद्वाज, प्रेजेंट सर। सर रोल नंबर 1 लगा दिए। ध्रुव रावत, सर रोल नंबर 1। हाँ वो लगा दिया, ओके। रावत, दिव्यांशु मिश्रा, प्रेजेंट सर। ओके, गणेश, प्रेजेंट सर। हरिओम, यस सर। हर्ष परासर, हर्षित, यस सर। हेमंत, प्रेजेंट। कैलाश पाल,
किशन कुमार, सर हर्ष पराशर लगा देना। किसका? रोल नंबर 18। 3 कौन है यार? पराशर, अच्छा ठीक है। जी सर। किशन कुमार, प्रेजेंट है सर। जी सर। मानिक, हाँ दिख रहा है, जो दिख जाए तो उसे लगा देता हूँ मैं। मनोज यादव, मोहम्मद जाहिद, यस सर। अलवर शाह खान, किशन कुमार का हो गया सर। हाँ हो गया। अलवर शाह खान, पवन कश्यप, सर ध्रुव रावत प्रेजेंट। ध्रुव रावत, हाँ लगा दिया बेटा। पवन कश्यप, प्रथम, यस सर। प्रियम, प्रियम चंद्र, पुष्पेंद्र यादव, प्रेजेंट है सर वो। प्रिया सिंह, प्रेजेंट सर। रुद्रांश, सचिन यादव, सर रोल नंबर 5 लगा दी। सचिन जिंदल, यस ठीक है सर। अभी लगा दिया। ओके सचिन यादव, शिवम राजपूत, प्रेजेंट सर। शिवम मिश्रा, सर श्रेया सचान, प्रेजेंट सर। सूरज प्रकाश, प्रेजेंट सर। अरे सोम दुबे, सोम दुबे और सिद्धार्थ सिंह आए नहीं क्या? सूरज प्रकाश प्रेजेंट। यस वेद सर। प्रकाश कुमार, यस सर प्रेजेंट। विक्रांत अंकोला, यस सर। प्रेम गोयल, यस सर। ओके ठीक है, ओके यू कैन लीव।